मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव की रहने वाली थी। मैंने 18वां साल पार किया ही था कि मेरी शादी राजन से हो गई। राजन भी गांव का रहने वाला था। मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर उसका गांव था। उसके पिता गांव में मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। वह शादी के 2 साल पहले से पटना में एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी था। शादी के लिए राजन ने 10 दिनों की छुट्टी ली थी, लेकिन मेरे हुस्नो सवाब के मोहपोस में ऐसा बंधा कि 30 दिन तक पटना नहीं गया। जब घर से राजन विदा हुआ तो मुझको भरोसा दिलाया था, जल्दी आऊंगा, अब तुम्हारे बिना काम में मेरा मन नहीं लगेगा। मैंने राजन के साथ जाने को कहा था, लेकिन उसकी मजबूरी यह थी कि 4 दोस्तों के साथ वह मुझको रख नहीं सकता था। राजन ने मुझसे कहा, तुम 4-5 महीने रुक जाओ, कोई अच्छा सा कमरा ले लूंगा तो आकर तुम्हें ले चलूंगा। फिर वह मुझको घर पर छोड़कर पटना चला गया। फिर शुरू हो गई मेरी परेशानियां। पति का बिछड़ना मेरे लिए बड़ा दुखदाई था। दिन काटे नहीं कटता था, रात बिताए नहीं बीतती थी। तिल तिल कर सुलगती जवानी से मुझ पर उदासीनता छा गई थी। मैं चंद दिन ससुराल में तो चंद दिन मायके में गुजारती। साजन बिन सुहागन मेरा मन ना ससुराल में लगता ना मायके में, मगर ऐसी हालत में भी मैंने अपने कदमों को कभी बहकने नहीं दिया था। पति की अमानत को हर हालत में संभालना मैं बखूबी जानती थी, इसलिए ससुराल और मायके के मनचलों की बुरी कोशिशों को मैं कभी कामयाब नहीं होने देती थी। ससुराल में सास ससुर के अलावा 2 छोटी ननंदे थी। मायके में माता पिता के अलावा छोटा भाई अंजिश था। मैंने जैसे तैसे 1 साल काट दिया, मगर उसके बाद में पति से मिलने के लिए उतावली हो गई। हुआ यह कि पटना जाने के 6 महीने तक राजन ने मुझे बराबर फोन किया, मगर उसके बाद उसने फोन करना बंद कर दिया। उसने रुपए भेजना भी बंद कर दिया। राजन को फोन करने पर उसका फोन स्विच ऑफ आता था। शायद उसने फोन नंबर बदल दिया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजन ने एकदम से परिवार से संबंध क्यों तोड़ दिया। गांव के लोगों को यह शक था कि राजन को शायद मनपसंद बीवी नहीं मिली, इसलिए उसने घर वालों व बीवी से संबंध तोड़ लिया है। लेकिन मैं यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैं तो अपने साजन की नजरों में चौधी का चांद थी। राजन जिस कंपनी में नौकरी करता था उसका पता मेरे पास था। राजन के बताए हुए कंपनी वालों को रजिस्टर चिट्ठी भेजी गई। 15 दिन बाद कंपनी का जवाब आ गया। चिट्ठी में लिखा था कि राजन 6 महीने पहले नौकरी छोड़ चुका था। सभी परेशान हो गए। पटना जाकर राजन का पता लगाने के सिवा अब और कोई रास्ता नहीं था। मेरे पिता अपंग थे, कहीं आने जाने में उन्हें काफी परेशानी होती थी। वह पटना नहीं जा सकते थे। मेरे ससुर हमेशा बीमार रहते थे, उन्हें कभी भी खांसी का दौरा आ जाता था, इसलिए वह भी पटना नहीं जा सकते थे। हिम्मत करके एक दिन मैंने सास के सामने प्रस्ताव रखा, अगर आप कहे तो मैं अपने भाई अंजिश के साथ पटना जाकर उनका पता लगाऊं। परिवार के लोगों ने टिकट खरीदकर अंजिश के साथ मुझको पटना जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। राजन जिस कंपनी में काम करता था, सबसे पहले मैं वहां गई। वहां के स्टाफ व कंपनी के मैनेजर ने मुझे साफ कह दिया कि 6 महीने से राजन का कोई अता पता नहीं है। उसके बाद मैं वहां गई जहां राजन अपने 4 दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रहता था। उस समय 3 ही दोस्त थे। एक गाँव गया हुआ था। तीनों दोस्तों ने मेरा भरपूर स्वागत किया। उन्होंने मुझे बताया कि 6 महीने पहले राजन यहाँ यह कहकर चला गया था कि उसे एक अच्छी नौकरी और रहने की जगह मिल गई है, मगर सच्चाई कुछ और थी। कैसी सच्चाई, यह पूछते हुए मेरा दिल धड़कने लगा। दरअसल उसे किसी अमीर औरत से प्यार हो गया था। वह उसी के साथ रहने चला गया था। 3 दोस्तों में से एक दोस्त ने बताया, मुझको लगा जैसे मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी और मैं मर जाऊंगी। मेरे हाथ पैर सुन हो गए थे, मगर जल्द ही मैंने अपने आप को काबू में कर लिया। मैंने पूछा, वह औरत कहाँ रहती है? तीनों में से एक ने कहा, यह हम तीनों में से किसी को पता नहीं है, सिर्फ सोहन को पता है। उस औरत के बारे में हम लोगों ने उससे बहुत पूछा था, मगर
उसने बताया नहीं था। उसका कहना था कि उसने राजन से वादा किया है कि उसकी प्रेमिका के बारे में वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। सोहन कौन? मैंने पूछा। वह हम लोगों के साथ ही रहता है, अभी वह गांव गया हुआ है, वह 1 महीने बाद आएगा। आप पूछ कर देखिएगा, शायद वह आपको बता दे, मगर तब तक मैं कहाँ रहूं? चाहे तो आप इसी कमरे में रह सकती हैं। रात में हम लोग इधर उधर सो लेंगे, मगर मैं उन लोगों के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। मुझे मेरे पति की बात याद आ गई थी। गांव से विदा लेते समय राजन ने उससे कहा था मैं तुम्हें ले जाकर अपने साथ रख सकता था, मगर दोस्तों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वैसे तो वे बहुत अच्छे हैं, मगर कब उनकी नियत बदल जाए और तुम्हारी इज्जत पर दाग लगा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं अपने भाई अंजिश के साथ एक धर्मशाला में चली गई। धर्मशाला में मुझे सिर्फ 3 दिन रहने दिया गया। चौथे दिन वहां से मुझे जाने के लिए कह दिया गया, तो मजबूर होकर मुझे धर्मशाला छोड़नी पड़ी। गांव से चलते समय मुझको पूरा यकीन था कि पटना जाकर मैं अपने पति को ढूंढ लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मायूस होकर गंगा के किनारे बैठकर मैं यह सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पास ही मेरा 10 साल का भाई अंजिश बैठा हुआ था। अचानक मेरे पास एक 40 साल का शख्स आया। पहले उसने मुझको ध्यान से देखा, उसके बाद कहा लगता है कि तुम यहाँ की नहीं हो, कहीं और से आई हो, काफी चिंता में भी हो, कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं मदद करूँगा। वह शख्स मुझको हमदर्द लगा। मैंने बता दिया कि मैं कहाँ से और क्यों आई हूँ। वह शख्स मेरे पास बैठ गया। अपनापन जताते हुए उसने कहा, मेरा नाम जय सिंह है, मेरा घर पास ही में है। जब तक तुम्हारा पति मिल नहीं जाता तब तक तुम मेरे घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी जान पहचान बहुतों से है, तुम्हारे पति को मैं बहुत जल्दी ढूंढ निकाल लूंगा, जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी लूंगा। कुछ सोचते हुए मैंने कहा, अपने घर ले जाकर मेरे साथ कुछ गलत हरकत तो नहीं करेंगे? तुम पति की तलाश करना चाहती हो तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। आपके घर में कौन कौन है? यहाँ मैं अकेला रहता हूँ, मेरा बेटा और परिवार गांव में रहता है। मेरी पत्नी नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। तब तो मैं हरगिज आपके घर नहीं रह सकती। अकेले में आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। जय सिंह ने मुझको हर तरह से समझाया, मुझे अपनी शराफत का यकीन दिलाया। आखिरकार मैं अपने भाई अंजिश के साथ जय सिंह के घर पर इस शर्त पर आ गई कि मैं उसके घर का सारा काम कर दिया करूंगी, उसका खाना भी बना दिया करूंगी। शुरू में मैं जय सिंह को निहायत ही शरीफ समझती थी, मगर 10 दिन होते होते उसका असली रंग सामने आ गया। जय सिंह अक्सर किसी न किसी बहाने से उसके पास आ जाता था, यहाँ तक कि जब वह रसोई घर में खाना बना रही होती तो वह मेरे करीब आकर चुपके से मेरा अंग छू देता था, कभी कभार तो मेरी कमर को भी छू लेता था। मुझको ये समझते देर नहीं लगी कि उसका मन बेईमान है, वह मेरा जिस्म पाना चाहता है। एक बार मेरा मन हुआ कि मैं उसका घर छोड़कर कहीं और चली जाऊं, मगर इस विचार को मैंने यह सोचकर तुरंत दिमाग से हटा दिया कि मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। सोहन के गांव से लौट आने तक मुझको पटना में ही रहना था। मैंने मीठी मीठी रोमांटिक बातों से जय सिंह को उलझा कर रखने का फैसला किया। एक दिन जय सिंह ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, तुम मेरी बन जाओ। सही मौका देखकर मैंने जय सिंह पर अपनी बातों का जादू चलाने का निश्चय कर लिया। मैंने भी झट से कहा, मैं भी अपना दिल आपको दे चुकी हूँ, आप तो अच्छे आदमी नहीं है, मैं तो आपको शरीफ समझकर अपना दिल दे बैठी थी। मगर मेरी एक मुंह भोली भाभी कहती है कि किसी का प्यार कबूल करने से पहले कुछ समय तक उसका इम्तिहान लेना चाहिए। वह कहती है कि जो आदमी झट से हाथ लगा दे वह मतलबी होता है। प्यार का वास्ता देखकर जिस्म हासिल कर लेता है, उसके बाद छोड़ देता है। इसलिए ऐसे आदमियों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। तुम मुझे गलत मत समझो, मैं मतलबी नहीं हूँ, ना ही मेरी नियत खराब है। तुम जितना चाहो इम्तिहान ले लो, मुझे हमेशा खरा प्रेमी पाओगी तो फिर हाथ क्यों पकड़ लिया।
बस यूं ही दिल मचल गया था। दिल पर काबू रखिए, जब तब मचलने मत दीजिए। एक बात साफ बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप मेरा प्यार पाना चाहते हैं तो सब्र से काम लेना होगा। जिस दिन यकीन हो जाएगा कि आप मेरे प्यार के काबिल हैं, उस दिन हाथ ही नहीं पैर भी पकड़ने की छूट दे दूंगी। तब तक आप सिर्फ बातों से प्यार कीजिए, हाथ ना लगाइए। वह दिन कब आएगा? जय सिंह ने पूछा। कम से कम 1 महीना तो लगेगा। मेरी चालाकी जय सिंह समझ नहीं पाया और मेरी शर्त को मान लिया। जय सिंह सरकारी अफसर था पटना में। वह अकेला ही रहता था जब तक उसकी पत्नी जिंदा थी। वह साल में 4-5 बार गांव जाता था। पत्नी की मौत के बाद उसने गांव जाना ही छोड़ दिया था। दरअसल जय सिंह औरत के बिना नहीं रह सकता था। वह वासना का भेड़िया था। भोली भाली और गरीब लड़कियों को बहला फुसलाकर वह अपने घर लाता था, फिर तरह तरह के लोभ दिखाकर उनके साथ मनमानी करता था। जय सिंह मुझको निहायत ही भोली भाली समझता था, पर वह मेरी चालाकी समझ नहीं पाया। उसे लगा कि वह मेरी बात मान लेगा तो मैं राजी खुशी उसका बिस्तर गर्म कर दूंगी। फिर तो वह मेरा दिल जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश करने लगा। मेरी हर जरूरत पर ध्यान देने लगा। महंगे से महंगा गिफ्ट भी वह मुझे देने लगा। इस तरह 10 दिन और बीत गए। इस बीच मुझको राजन की कोई खबर नहीं मिली। उसके बाद एक दिन अचानक मैंने पति राजन को छोड़कर जय सिंह के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। हुआ यह कि एक दिन जय सिंह दफ्तर से लौटकर रात में घर आया। उस समय अंजिश सो चुका था। आते ही उसने मुझको अपने कमरे में बुलाया। कमरे में आई तो जय सिंह ने झट से दरवाजा बंद कर दिया। वह मुझसे बोला, तुम मान जाओगी तो जो तुम कहोगी वह सब कुछ करूँगा। तुम चाहोगी तो तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। मैं उलझन में पड़ गई। बेशक मैं गांव से पति के तलाश में निकली थी, मगर शहरी चकाचौंध ने पति से मेरा मोह भंग कर दिया था। अब मैं गांव की नहीं शहरी जिंदगी जीना चाहती थी। जय सिंह के प्रस्ताव पर मैं ये सोचने लगी कि उसका पति मिल भी गया तो क्या वह जय सिंह की तरह ऐसो आजय की जिंदगी दे पाएगा। जय सिंह की उम्र भले ही मुझसे ज्यादा थी, मगर उसके पास दौलत की कमी नहीं थी। मैंने जय सिंह का प्रस्ताव स्वीकार करने का फैसला किया। जय सिंह अपनी बात से मुकर ना जाए, इसलिए मैंने लिखवा लिया कि वह मुझसे शादी करेगा। उसके बाद मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। मुझको पाकर जय सिंह की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने अगले हफ्ते ही मुझसे शादी करने का फैसला किया। मैं भी जल्दी से जल्दी जय सिंह से शादी कर लेना चाहती थी। 2 दिन बाद ही मैंने अपने भाई अंजिश को गाँव जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। उससे कह दिया कि वह लौटकर गाँव नहीं जाएगी, जय सिंह के साथ शहर में ही रहेगी।